हेलो एनर्जेटिक बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ सानिया और आप सबका स्वागत है इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म नर्सिंग गुरुकुल पे, जहाँ हम बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अगर आपको नहीं पता है मेरा इंट्रोडक्शन, तो आज फर्स्ट लेक्चर में मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है सानिया और मैंने बीएससी एंड एमएससी फिजिक्स में किया हुआ है फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी। तो चलो बच्चों, आज हम हमारा बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए लेक्चर सीरीज जो हम पिछले साल जैसे करते थे 2025 की एग्जाम के लिए करते थे, वैसे ही 2026 की एग्जाम के लिए अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। तो बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, उसका एसआई यूनिट होता है कूलम, जो कूलम नाम के साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा कूलम। अगर हम दो बाकी की यूनिट की बात करें, तो वोल्ट है वो पोटेंशियल डिफरेंस का है, एम्पियर है वो करंट का है, एंड ओम है वो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है। और यहाँ पे जो कूलम है वो हमारे चार्ज का एसआई यूनिट है। बच्चों, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि बीएससी नर्सिंग एंड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जो नर्सिंग गुरुकुल ऐप पे है, जिसमें 20+ मॉडल पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, 20+ टेस्ट सीरीज ली जाएगी, डाउट के लिए फुल सपोर्ट होगा एंड पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इस कोर्स की फी ₹199 ओनली है। तो बच्चों, ये आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। और जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज होगी वो सबके लिए फ्री है, वो सबको सब लोग दे सकते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज को मिस मत करना। और इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको ये पूरा पेपर चाहिए, ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये वाली पीडीएफ चाहिए, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे ही, मतलब प्लस हो तो प्लस प्लस और माइनस हो तो माइनस। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा रिपल करते हैं। एक जैसे चार्जेस होते हैं वो रिपल करते हैं, और ऑपोजिट चार्जेस होते हैं प्लस माइनस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा रिपल करते हैं, क्योंकि लाइक चार्जेस लिखा गया है, लाइक की जगह अनलाइक हो जाता तो attract हो जाता। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सा इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज डिटेक्ट करता है, ये पूछा गया है। तो देखो, एमीटर है वो करंट डिटेक्ट करता है, वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज डिटेक्ट करता है, गैल्वेनोमीटर है वो प्रेजेंस ऑफ करंट डिटेक्ट करता है। ये दोनों करंट डिटेक्ट करते हैं, ये बात सही है। लेकिन ये किसी भी दोनों डायरेक्शन का, मतलब गैल्वेनोमीटर का रीडिंग ये 0 बीच में होता है और दोनों साइड डिफ्लेक्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू करंट डायरेक्शन, जबकि ये 0 से ही स्टार्ट होता है और एक ही साइड डिफ्लेक्ट करता है। तो एमीटर से करंट जानने के लिए हमें पता होना चाहिए करंट की डायरेक्शन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हमें एमीटर कनेक्ट करना होता है। जबकि गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दो, जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस साइड वो डिफ्लेक्ट करेगा। तो गैल्वेनोमीटर प्रेजेंस ऑफ करंट डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। और इलेक्ट्रोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रिक चार्ज डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा इलेक्ट्रोस्कोप। Coulomb's law is applicable to
अब कूलम्ब्स लॉ का जब डेफिनेशन आता है उसमें ही लिखा होता है कि वो स्टेशनरी चार्जेस के लिए ही अप्लीकेबल है। अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। तो और अगर वो एक्सेलरेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करेंगे। उस केस में कूलम्ब्स लॉ हम यूज नहीं कर सकते। कूलम्ब्स लॉ ओनली एप्लीकेबल टू स्टेशनरी चार्जेस। ये कूलम्ब लॉ की लिमिटेशन है, वो सिर्फ स्टेशनरी चार्जेस के लिए ही यूज होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा स्टेशनरी चार्जेस। व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर क्या है? तो देखो, ऑप्शंस है कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स है तो मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल तो आएगा नहीं। आंसर इन दोनों में से कुछ होना चाहिए। अब हम दो चार्ज है उसको कुछ आर डिस्टेंस पे रखेंगे तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर जितना लगेगा। अब सेपरेशन है फिर भी फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। तो कूलम्ब्स इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब यानी कि कूलम्ब फोर्स है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, वो सेपरेशन पे भी लगता है। क्या बच्चों आप मुझे बता सकती हो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसा होता है, कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट? कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 6 है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आंसर आएगा वेक्टर क्वांटिटी, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसको दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है बच्चों? आप जरूर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, F जो होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर वैक्यूम में एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट होती है, अगर वैक्यूम की जगह मीडियम है तो K की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन एन। तो ये जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। तो अगर हम बात करें वैक्यूम में, तो वैक्यूम में जो चार्ज होता है वो मैक्सिमम होता है। और अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम में फोर्स होता है वो के के मतलब उसका के पार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो के है वो परमिटिविटी का रेशियो है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू एक से बड़ी होती है, इज ग्रेटर देन 1 होता है हमेशा। तो ये जो हमारा फोर्स इन मीडियम होता है वो हमेशा फोर्स इन वैक्यूम से कम होता है। तो फोर्स इन वैक्यूम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। When a glass rod is rubbed with a silk, the glass rod जब ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करेंगे तो ग्लास रोड है, ये जो हमारा ग्लास का रोड है और ये सपोज सिल्क का क्लॉथ है, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे ग्लास रोड टू सिल्क में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो ग्लास रोड में इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है मतलब ग्लास रोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है,
Last rod loses the electron, gains electron, becomes neutral, remains unchanged. तो हमने देखा लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आंसर आएगा last rod loses the electron. SI unit of electric field is. अब मैंने अभी ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था ऊपर ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। अब इसमें अगर हम यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एंड चार्ज का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट की बात है, ऐसा यूनिट होता है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है बच्चों। If a distance between two charges is doubled, the force becomes. अब देखो, डिस्टेंस डबल कर रहे हैं तो फोर्स क्या होगा? इसके लिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि चार्ज डबल हो रहा है, डिस्टेंस डबल हो रहा है, डिस्टेंस हाफ हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, यहाँ पे टू चार्जेस को कुछ नहीं किया है, सिर्फ डिस्टेंस को डबल किया है। तो हम देख रहे हैं फोर्स एंड डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फोर्स डबल हो रहा सॉरी डिस्टेंस डबल हो रहा है तो आर की जगह 2r रख देंगे, 2r का स्क्वायर। तो एफ डैश इज प्रोपोर्शनल टू 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले 1/r² के प्रोपोर्शनल था, अब 1/4r² के प्रोपोर्शनल है। मतलब ये फोर्थ पार्ट का हो गया, फोर्स था वो फोर्थ पार्ट का हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। ठीक है बच्चों। यूनिट ऑफ परमिटिविटी। अब परमिटिविटी का यूनिट पूछा गया है तो इसके लिए फॉर्मूला, किसी का भी यूनिट पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला आएगा तो आप यूनिट आसानी से निकाल सकते हो। जैसे परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है तो कोई बात नहीं, मेरे पास के Q1 Q2 वाला फॉर्मूला में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देती हूँ, तो मुझे परमिटिविटी का यूनिट निकाल सकती हूँ। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट को राइट हैंड साइड लेके आओ। 1/4 पाई तो यूनिट लेस है, Q1 Q2 F और R² इतना बचा। ये यूनिट वाला है, इसकी यूनिट्स जो होगा वो परमिटिविटी के यूनिट के इक्वल होगा। Q1 Q2 कुल चार्ज है दोनों कुलम कुलम, तो इसका यूनिट हो जाएगा कुलम स्क्वायर। फोर्स का यूनिट न्यूटन और R² डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये रहा, ये हमारा सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें स्केलर क्वांटिटी कौन सी है वो पूछा गया है। तो देखो बच्चों, हमने अभी ही देखा कि फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए। तो फोर्स ये रहा, तो फोर्स ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, हमने 11th क्लास में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, प्रूव दैट द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड अ डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसमें हम लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है वो दिखाने के लिए डायरेक्शन जरूरी है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे एक ही बचा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी डायरेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है। कंडक्टर्स अलो। अब देखो कंडक्टर्स जो होते हैं, कंडक्टर्स मतलब जो करंट एंड हीट का फ्लो कर सके उसे हम कंडक्टर्स कहते हैं। ऑप्शन है ए है ओनली करंट टू फ्लो। ओनली करंट तो नहीं, करंट एंड हीट दोनों का फ्लो करता है। ओनली हीट टू फ्लो, तो ओनली हीट नहीं आएगा, साथ में करंट का भी फ्लो करता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। हाँ, तो ये हमारा सही आंसर है। क्यों?
क्योंकि देखो बच्चों, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इजीली मूव कर रहे हैं, तभी हमें करंट मिल रहा है एंड तभी हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये चार्ज फ्लो कर रहे हैं, उसी की वजह से करंट एंड हीट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे कंडक्टर्स अलो इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो हम कह सकते हैं। वैल्यू ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। बच्चों, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू फिक्स है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमने यूनिट तो अभी अभी ही निकाला हमने, तो इसका आंसर ये वैल्यू फिक्स है, आप याद रख सकते हो। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। अभी हमने इतनी बार बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब उसकी डायरेक्शन भी बताना जरूरी है, तो इन लोगों ने पूछ भी लिया, तो चलो हम भी बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है एंड नेगेटिव चार्ज में एंड होता है। फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अगर पोटेंशियल की बात करें, यहाँ पे एक ऑप्शन भी है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो अगर कहीं पे हाई पोटेंशियल है और कहीं पे लो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल की डायरेक्शन, पोटेंशियल से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना आना चाहिए। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, लोअर टू हायर, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन गलत है। यहाँ पे अगर हायर टू लोअर होता तो ये ऑप्शन भी सही होता, लेकिन यहाँ पे लोअर टू हायर लिखा है तो ये गलत है। पोटेंशियल हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में होती है। Work done in moving a charge in an electric field depends on। अब देखो, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक चार्ज किस पे डिपेंड करता है, Q इंटू डेल्टा V। देखो बच्चों, फिजिक्स में पूरा खेल फॉर्मूलाज का होता है, फॉर्मूलाज याद करने आना चाहिए, फॉर्मूला के साथ खेलना आना चाहिए, एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला डिराइव करना आना चाहिए, तो उसमें से आप यूनिट्स भी आसानी से निकाल सकते हो। तो अगर आपको फॉर्मूलाज आ गए फिजिक्स में तो सब कुछ आ गया, ऐसा समझ लीजिए। अब देखो ये क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। तो मुझे वर्क डन का फॉर्मूला पता था, अब इस फॉर्मूला में क्या है, चार्ज है एंड पोटेंशियल डिफरेंस है। डिस्टेंस है नहीं है तो ये नहीं आएगा, डायरेक्शन है नहीं है तो ये नहीं आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है, तो बस इसका आंसर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। कितना इजी है। Electric field lines never intersect each other। ये आपको याद रख लेना है, अगर कोई नींद में से उठा के भी पूछे तो आपको आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है बच्चों, वोल्ट। तो यहाँ पे आंसर आएगा वोल्ट। ओहम किसकी यूनिट होती है, ये हमने बताया कि ओहम होती है रेजिस्टेंस की यूनिट, एम्पियर होता है करंट का यूनिट एंड न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट। व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो माइनस वाला, यहाँ पे लकीली माइनस वाला एक ही है, तो आप सीधा बता सकते हो कि यही आपका आंसर है। लेकिन वैल्यू भी पता होना चाहिए कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, और ये नेगेटिव आएगा क्योंकि चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है इसीलिए। अगर प्रोटॉन का पूछा जाए तो क्या आएगा बच्चों, आप बता सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑप्शंस देखोगे, वर्क डन दिख रहा है, वर्क डन दिख रहा है, फोर्स दिख रहा है, चार्ज दिख रहा है, ऐसा कुछ तुम आप लोगों को दिख रहा है। अब हमने अभी ही एक फॉर्मूला देखा था, W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। वर्क डन
needed to move the charge in potential difference delta V। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया है तो डेल्टा वी को राइट हैंड साइड ले लो, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब जो डिनोमिनेटर में हो उसके आगे पर यूनिट लगा दो, डिनोमिनेटर में चार्ज है तो चार्ज और वर्क डन ये रहा, उसके आगे पर यूनिट लगा दो, तो ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों यहाँ पे हम जो हमारे चैनल पे जो क्वेश्चन और उसके साथ जो आंसर आ रहा है तो उसका भी हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारी सीरीज में लास्ट तक जरूर बने रहें, आपको जरूर जरूर फायदा देगी आपके फाइनल एग्जाम में। अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हैज, अब देखो, अब जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होती है उसके पास क्या ज्यादा होता है, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे तभी वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनती है, तो इसमें आंसर आएगा मोर प्रोटॉन्स। और एक जरूरी बात कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनती कैसे है, कभी भी प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ही लाइट पार्टिकल है, जबकि प्रोटॉन्स है वो हैवी पार्टिकल है, और जो ज्यादा हैवी होता है वो ज्यादा मूव नहीं करता। इलेक्ट्रॉन लाइट है तो वो ज्यादा मूव करेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे किसी बॉडी में से तो ऑटोमेटिकली प्रोटॉन कंपैरिजन में बढ़ जाएंगे। अगर पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है तो न्यूट्रल बॉडी है, अब हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तो टोटल जो प्रोटॉन्स होंगे वो बढ़ जाएंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं। which of these is not a property of electric field, इसमें से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी नहीं है? अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी नहीं है, तो हमने अभी ही देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव चार्ज में से ओरिजिनेट होती है एंड नेगेटिव चार्ज में एंड होती है, तो ये दोनों इसकी तो प्रॉपर्टी है। और अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी सही है। अब ये पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में जाती है, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, तो दे फॉर्म अ क्लोज लूप, तो ये गलत बात है और हमें यही बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो दे फॉर्म अ क्लोज लूप ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, दे नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। ठीक है बच्चों। चार्ज एक्वायर्ड बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, तो जब भी जैसे ग्लास और सिल्क का रबिंग था उस एग्जांपल को अगर हम देखें तो उसमें चार्ज जो और लूज ग्लास और लूज कर रहा था, सिल्क को क्लॉथ एक्वायर कर रहा था चार्ज, तो चार्ज किस पे डिपेंड करता है? अगर ज्यादा टाइम से हम रब करेंगे तो चार्ज ट्रांसफर ज्यादा होगा, कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी ज्यादा होगा, और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी वो डिपेंड करता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। एन ऑब्जेक्ट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड व्हेन इट, अब मैंने अभी ही देखा, अभी ही आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है हमेशा, चार्ज बॉडी बनती है तो उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनी है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, ज्यादा आ गए हैं, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन की है, गेन्स द इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹
और यहाँ पे यूनिट ए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है, ये याद रख लो। यहाँ पे तो यूनिट एक ही में दिया है, तो अगर सारा वैल्यू सेम दे देते और सिर्फ यूनिट अलग देते तो आपको यूनिट वेरीफाई करना पड़ता कि कौन सा यूनिट सही है। तो यहाँ पे तो हमारा काम आसान हो गया है। वैल्यूज सारी अलग अलग दी है, तो हम सीधा वैल्यू से बता सकते हैं कि के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है, तो आंसर बी आएगा। तो बच्चों, आपको ये सीरीज कैसी लगी? हमने काफी दिनों के बाद बनाई है, तो आप जरूर अपने कमेंट सेक्शन में इस सीरीज का रिव्यू दे। कुछ अगर चेंज करना हो तो वो भी जरूर बताएं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो बच्चों, ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। हैव अ नाइस डे।